स्टूडेंट्स, आई एम फिरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 वेव्स के एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर वेव्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फर्ज करो मैकेनिकल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। कौन सी क्वांटिटी चेंज। इन क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया है कि फर्ज करो ये बाउंड्री है, लेट वी कंसीडर इट इज अ बाउंड्री। यहाँ से कुछ वेव्स आ रहे हैं और ये वेव्स जो है वो किसी और मीडियम में एंटर हो गए तो दोनों में फर्क किस क्वांटिटी में नहीं होगा। तो याद रखें, जब मीडियम चेंज हो जाता है तो स्पीड भी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब रीजन क्या है? तो रीजन ये है हमारे स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स को, और मीडियम नंबर ऑफ वेव्स को कम ज्यादा नहीं कर सकता। यानी इस बाउंड्री से इस तरफ अगर 100 वेव्स थे इन यूनिट लेंथ या यूनिट सेकेंड, तो इस तरफ भी 100 वेव्स ही होंगे इन यूनिट लेंथ या यूनिट टाइम। अलबत्ता वेव का जो साइज है, उसका जो मूवमेंट है, उसकी एनर्जी का जो शेयरिंग है, उसका उतार चढ़ाव जो है, वो मीडियम अपनी डेंसिटी की मदद से डिसाइड करता है, अपनी इलास्टिसिटी की मदद से डिसाइड करता है। सो दैट्स व्हाई जब वेव्स मीडियम चेंज कर दे तो उनका स्पीड चेंज हो जाता है, उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। सो पहले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फर्ज करें ये हमारे पास है बाउंड्री, और इस बाउंड्री से दूसरी तरफ ये मीडियम डेंसर है और कोई वेव आ रहा है। ये फर्ज करो क्रस्ट आया बतौर इंसिडेंट वेव, और ये इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में फर्क कितने एंगल का होगा? रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में फेज डिफरेंस कितना होगा? इजी है, हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम से टकराने के बाद आपने पढ़ा है टॉपिक में रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम के क्रस्ट क्या बन जाता है? ट्रफ बन जाता है, या ट्रफ क्या बन जाता है? क्रस्ट बन जाता है। इट मीन कि अगर बाउंड्री की तरफ आने वाला वेव क्रस्ट हो, पल्स क्रस्ट हो, तो डेंसर मीडियम इस आने वाले वेव को ट्रफ बना देता है। और ट्रफ का मतलब है, देखो इसका एम्पलीट्यूड अपवर्ड और इसका एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड, आप दोनों को मिला दीजिएगा। सो यू विल गेट के इन दोनों में जो फर्क आया है वो 180 डिग्री का आया है, और 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। इट इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी, दैट इज पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसमें है कि फर्ज करो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। लेट अस कंसीडर वी हैव ट्रांसवर्स वेव्स। हमारे पास कुछ ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। इनका क्या हुआ? अगर हमने ट्रांसवर्स वेव्स एक मीडियम में पैदा किए हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं, उस मीडियम के टेंशन को डबल कर दें और उस मीडियम के मास पर यूनिट लेंथ को हाफ कर दें, तो बताओ कि उन ट्रांसवर्स वेव का स्पीड क्या बन जाएगा, उसकी स्पीड पर क्या असर होगा। इजी है अगर आपको फार्मूला याद है। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स का जो स्पीड होता है उसका इक्वेशन है अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब इनके गिवन इंफॉर्मेशन और डेटा के मुताबिक हम टेंशन को डबल कर रहे हैं, बिकॉज ये कह रहे हैं कि टेंशन डबल कर दो तो 2 लगा दिया, और मास पर यूनिट लेंथ को हाफ कर रहे हैं 1/2। मास पर यूनिट लेंथ हाफ और टेंशन डबल। ये 2 जो है इधर डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा T डिवाइड बाय m पर यूनिट लेंथ,
और 2 2 जा 4, लेकिन 4 का जो रूट आएगा तो 2 बन जाएगा, और 2t मास पर यूनिट लेंथ, ये वही स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और 2 कहता है डबल को। इसका मतलब है कि अगर हम टेंशन डबल कर दें और मास पर यूनिट लेंथ हाफ कर दें तो इससे ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है वो भी डबल हो जाएगा, और स्पीड डबल होने का मतलब है ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी डिस्कशन में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या मांगा जा रहा है, कहते हैं कि आपको 4 प्रॉपर्टीज गिवन है वेव्स के, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होती। तो याद रखें, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं करते। रिफ्लेक्शन दोनों में है, रिफ्रैक्शन दोनों में है, इंटरफेरेंस दोनों में है, सुपरपोजिशन दोनों में है, बीट्स दोनों में है, डायफ्रैक्शन दोनों में है। इसके अलावा पोलराइजेशन एक वाहिद ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स वेव्स में मिलती है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं मिलती। सो करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक हमने 1 2 3 और 4 डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5 सेज अगर सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट में है, सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट में है, ठीक है, और हवा जो है वो लिसनर से सोर्स की तरफ फ्लो कर रही है, उसका फ्लो है, तो इससे साउंड की किस खासियत पर असर पड़ेगा। बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। ये मोहतरम सोर्स ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक, ये बंदा हम ले लेते हैं लिसनर। क्वेश्चन के गिवन डेटा के मुताबिक माय डियर स्टूडेंट, सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज आल्सो इज एट रेस्ट। सोर्स एंड लिसनर बोथ आर एट रेस्ट, ठीक है। यहां हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि ये मीडियम है होंगे, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सब मूव कर रहे हैं फ्रॉम लिसनर टुवर्ड सोर्स। आवाज की किस खासियत पर फर्क पड़ेगा, तो याद रखिएगा साउंड वेव्स व्हाट है, इसमें होता है स्पीड, इसमें होती है फ्रीक्वेंसी, इसमें होता है वेवलेंथ, और इसका होता है स्पीड। हाँ ठीक है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, 3 बेसिक पैरामीटर। मैं आपको बताता हूं, याद रखिए फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है उसके 2 जिम्मेदार हैं, बस 2 ही उसमें जिम्मेदार होते हैं, और वो जिम्मेदार होते हैं या मोशन ऑफ सोर्स या मोशन ऑफ लिसनर। लिसनर और सोर्स इनमें से कोई एक मोशन करे या दोनों मोशन करे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। वेवलेंथ को चेंज करने का काम करता है मोशन ऑफ सोर्स। साउंड के वेव्स का वेवलेंथ तभी चेंज होता है जब सोर्स मूव करता है, अगर सोर्स मूव नहीं करता वेवलेंथ चेंज नहीं होता। सो द चेंज इन वेवलेंथ डिमांड्स मोशन ऑफ सोर्स ओनली। इसके अलावा आवाज का वेवलेंथ चेंज नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मोशन ऑफ सोर्स से और मोशन ऑफ लिसनर से। अब क्वेश्चन पे लौट आते हैं, कहते हैं सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट में है। जब मोशन ऑफ सोर्स नहीं है तो चेंज इन वेवलेंथ नहीं है। जब चेंज इन वेवलेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, जब लिसनर का भी मोशन नहीं है, सोर्स का भी मोशन नहीं है, ये दोनों मोशन शामिल नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन याद रखें स्पीड में बेशुमार चीजें चेंज आती हैं। मीडियम का नेचर चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाएगा। मीडियम के पार्टिकल के दरमियान इंटरेक्शन कम या ज्यादा हो जाए, स्पीड चेंज हो जाएगा। इलास्टिसिटी कम ज्यादा हो गई, स्पीड चेंज हो जाएगा। डेंसिटी कम ज्यादा हो गई, स्पीड चेंज हो जाएगा। पार्टिकल मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं सोर्स हूं, स्पीड अलग होगा। पार्टिकल मेरे से आपकी तरफ आ रहे हैं, आप इस तरह स्पीड अलग होगा। सो यहाँ इस केस में हवा के मॉलिक्यूल्स का अपना मोशन दे रहा है, तो ये जो बात है
ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज नहीं ला सकता, इट कैन ओनली ब्रिंग चेंज इन स्पीड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पीड। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कहते हैं कि फर्ज करो एक बंदा है जो कि मुसलसल बोले जा रहा है और आवाज के वेव्स आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में हवा बतौर मीडियम मौजूद है, तो आपसे कह रहे हैं कि हवा की कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी खासियत, कौन सी क्वांटिटी पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करता। तो आप एयर की वो कौन सी खासियत है जिससे आवाज के स्पीड पर फर्क नहीं पड़ता। माय डियर स्टूडेंट, सच कहूं तो बेसिकली ये प्रेशर भी है और डेंसिटी दोनों मौजूद है। प्रेशर और डेंसिटी दोनों है, एक्चुअली दोनों है, और उसका रीजन भी बता सकता हूं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का लैप्लास फार्मूला हमने डिराइव किया है गेमा पी बाय रो। गेमा पी बाय रो, सीधी सी बात है, एयर के लिए है। अब ये लोग कहते हैं, सब कहते हैं, समझते हैं कि स्पीड प्रेशर के साथ इसलिए ताल्लुक नहीं रखता क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली है। तो अगर प्रेशर डबल होगा तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, लिहाजा 2 and 2 कैंसिल, स्पीड वही रहेगा। प्रेशर हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, हाफ हाफ कैंसिल, फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बात यहाँ प्रेशर के लिए है वही बात डेंसिटी के लिए भी है कि डेंसिटी पर भी तो फिर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डेंसिटी कम ज्यादा होगी तो प्रेशर भी उसके साथ कम ज्यादा होगा, तो ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बैलेंस करेगा। तो सच्चा आंसर, एक्चुअल आंसर ये है कि प्रेशर भी ठीक है, डेंसिटी भी। अब अगर दोनों मौजूद है देन यू हैव टू प्रेफर प्रेशर बिकॉज़ 99% बुक्स में लोगों ने सिर्फ प्रेशर उठाया है, सो दैट्स व्हाई की में प्रेफर करोगे प्रेशर को। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि करेक्ट आंसर होना चाहिए बोथ प्रेशर एंड डेंसिटी, बोथ प्रेशर एंड डेंसिटी, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप करेक्ट करें प्रेशर को कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, और प्रेशर मेरे ख्याल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेशर मौजूद है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन बी है, लेकिन अच्छा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बोथ प्रेशर एंड डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस वेव्स में, भाई वो कौन से वेव्स होते हैं, वो कौन से वेव्स होते हैं जिनमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो हो। तो याद रखिएगा ऐसे वेव्स स्टेशनरी वेव्स हैं। स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होती, बल्कि वो आपसे ली हुई एनर्जी को दो नोड्स के दरमियान ऑसिलेट करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स हमसे ली हुई एनर्जी को यहां से रिसीव करके वहां तक ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि हमसे ली हुई एनर्जी से वो नोड्स बना देता है और दो नोड्स के दरमियान वो एनर्जी ऑसिलेट होती है लेकिन ट्रांसफर नहीं होती। सो स्टेशनरी वेव्स आर द वेव्स इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो होती है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है, याद रखे होंगे आपको। अल्ट्रावायलेट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है तकरीबन कितनी है, तो मैं रेंज बता देता हूं कि ज्यादातर बुक्स में इसका रेंज दिया है। इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है तकरीबन, और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज या इससे भी थोड़ी बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा ले जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के अल्ट्रावायलेट वेव्स ले रहे हैं, मतलब ये एक रेंज है। तो वो ऑप्शन बेहतर है जो इस रेंज के अंदर आता है, जो इस रेंज से बाहर है तो वो ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में ऑप्शन डी में जो ऑप्शन गिवन है वो बेहतर है, और उन्होंने दिया है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज,
ये अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल आंसर है, बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी के मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के दरमियान एग्जिस्ट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 वेव्स, डिस्कसिंग एमसीक्यूज। और इस वक्त हम ऑब्जेक्टिव नंबर 9 पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स से फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो आसान सी बात कर लेता हूं आपसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स, इसके रिजल्ट को जानने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स किस प्रोसेस से बनते हैं। तो कीप इट इन योर माइंड, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जो होते हैं वो सुपरपोजिशन से बनते हैं। और याद रखना सुपरपोजिशन जो है इट कैन चेंज एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड। सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं लाता, वेवलेंथ में चेंज नहीं लाता, ये चेंज लाता है तो इंटेंसिटी में लाता है, एम्पलीट्यूड में लाता है। Formation of standing waves is a process of superposition, and superposition changes the amplitude and intensity of waves. It does not change the frequency or wavelength of waves. So therefore standing waves के बनने से frequency पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स में फ्रीक्वेंसी will remains constant, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, आप चेक करें, मेरे ख्याल में इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, बट लेट मी वेरीफाई। आप भी वेरीफाई करें, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट का लफ्ज रिमेन्स कांस्टेंट, जिस ऑप्शन में भी लिखा हो वो ठीक है। सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, कांस्टेंट नहीं, सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, यानी जिन जिन वेव्स से स्टैंडिंग वेव्स बन जाते हैं, जिन दो वेव्स से स्टैंडिंग वेव्स बन जाए तो स्टैंडिंग वेव्स और उन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन ए बेहतर है। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 हो गया, अब 10 की बात है। 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फर्ज करो ये एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, इट इज अ क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इसमें वन लूप बनता है, लेकिन वन लूप बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है V/4L, यानी F, V/4L है। आपसे कह रहे हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए वन लूप की फ्रीक्वेंसी F है, इट इज F, हमारे पास है ये F। अब ये कह रहे हैं कि फर्ज करो हम क्या करें, अगर हम ये साइड खोल दें, वही पाइप है लेकिन इसका ये साइड हम ओपन कर दें, तो अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप नहीं रहा, अब ये ओपन ऑर्गन पाइप बन गया। इस वक्त अगर इसके अंदर हमें वन लूप बनाना होगा तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इस F के कितने टाइम होनी चाहिए। बहुत इजी है, मैं एक स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। याद रखिए ओपन ऑर्गन पाइप की जगह आप लिख सकते हो V/2L, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जाकर चेक कर सकते हैं बुक में। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, क्लोज ऑर्गन पाइप की होती है V/4L। देखो मैं इसके साथ क्या करता हूं, F ओपन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं और V/2L अपनी जगह पे ले सकता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, ये 2 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे, आप कहें सर V/4L बन जाएगा। लेकिन V/4L को हमने क्या कहा है, F कहा है, क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी जिसे इन्होंने F कहा, तो V/4L की जगह F रख सकते हो, तो ओपन के लिए ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2F। इस क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छा है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, मतलब इसका बहुत अच्छा है, कंक्लूजन इससे बहुत बेहतर मिलता है, बहुत आसान सा कंक्लूजन है, वो भी शेयर कर देता हूं। खैर आंसर हमारे पास है 2F और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2F इसका आंसर है। अगर क्लोज ऑर्गन पाइप को हम ओपन ऑर्गन पाइप से बदल दें तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी फॉर वन लूप अगर F होगी तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी 2F होगी, यही कंक्लूजन है। यानी
अगर क्लोज आर्गन पाइप में 1 लूप 100 हर्ट्ज से बनेगा तो ओपन आर्गन पाइप में वही 1 लूप आपको 200 हर्ट्ज से मिलेगा। अगर क्लोज आर्गन पाइप में 10 हर्ट्ज से 1 लूप बनेगा तो ओपन आर्गन पाइप में 20 हर्ट्ज से 1 लूप आपको मिलेगा अगर लेंथ उनके सेम हो। हमारे पास डिस्कस हो गया क्वेश्चन नंबर 10b और अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर एमसीक्यू क्या कह रहा है? 11 नंबर एमसीक्यू कह रहा है कि अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है तो जब आप इसको डबल करोगे 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है? 2 का स्क्वायर बनता है 4 और 4 को हम बोलते हैं क्वाड्रुपल। ठीक है, ये क्वाड्रुपल टाइम बढ़ जाएगा, क्वाड्रुपल्ड 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड बिकम डबल, फ्रीक्वेंसी विल बिकम 4 टाइम्स क्वाड्रुपल्ड। इसका सही आंसर होगा और करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी, because of the direct relation. The last question of chapter number 8, objectives. Last question के चाहे कह रहे हैं कि फर्ज करो ये एक सरफेस है होगा, यहाँ एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ है जनाब मुहतरम लिसनर। ठीक है, अब क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक लिसनर रेस्ट में है और सोर्स मोशन में है और सोर्स का जो मोशन है a वो बराबर है v/10 के, यानी स्पीड ऑफ साउंड k 1/10 के बराबर सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है। लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर विद स्पीड ऑफ v/10। कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा वो f है और ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा f'। इन दोनों का रेशियो बताओ। तो भाई हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन में f' डिवाइड बाय f, ये हमारा टास्क है, हमें ये मालूम करना है। अगर सोर्स v/10 के साथ लिसनर की तरफ जा रहा है, ये मालूम करने के लिए हम कहेंगे as we know that apparent frequency is equal to v डिवाइड बाय v प्लस a, सॉरी माइनस होगा ये v माइनस a इनटू f। टुवर्ड्स के लिए नीचे माइनस होता है, आगे के लिए फिर प्लस होता है। इसमें वैल्यूज पुट करें, पहले तो f इधर ले आए बिकॉज़ वी आर फाइंडिंग रेशियो। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा f' बाय f इट इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v माइनस v ओवर 10। इट इज इक्वल टू v अपनी जगह पर, इसका एलसीएम आएगा 10, 10 को 1 पे डिवाइड करें तो 10, तो ये बन जाएगा 10v माइनस 10 बाय 10 1 और ये होगा v। सो लेट मी प्रोसीड, ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10v और 10v माइनस v इज 9v। So we cancel, the answer is 10 by 9 and the correct option is option D। और हमने 11 और 12 भी डिस्कस कर लिए। लास्ट ऑब्जेक्टिव में करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी। गुड लक डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।